नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। अयोध्या गैंगरेप मामले में बीजेपी समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। कल बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल अयोध्या जाएगा। बीजेपी डेलीगेशन में राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत, बाबूराम निषाद और मंत्री नरेंद्र कश्यप जाएंगे और गैंगरेप पीड़िता और परिवार से मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगे। अयोध्या रेप केस पर शिवपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। उन्होंने पीड़िता और आरोपी का नार्को टेस्ट की मांग की है। वहीं शिवपाल यादव ने बीजेपी पर इस मामले में राजनीति करने का आरोप लगाया है और साथ ही साथ बीजेपी के नेताओं का भी नार्को टेस्ट कराने की मांग की है। शिवपाल यादव ने बुलडोजर की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। तो पहले तो कार्रवाई करके पुलिस ही यहाँ का जांच करे और जांच करने के बाद उस पर कार्रवाई करे। तो ये कहाँ का न्याय है? नार्को टेस्ट होना चाहिए। हम तो ये भी कहेंगे, यहीं पर हम ये भी कहेंगे, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं, तो इन सबका नार्को टेस्ट होना चाहिए। इसलिए कि ये राजनीति कर रहे हैं कि ये इस घटना को जिस तरीके से मोड़ कर दे रहे हैं। देखिए, पीड़िता का इनका भी करा लेना का समर्थन करता हूं। अमन पांडे ने कहा है तो नार्को टेस्ट करा ले। और जो इस घटना में राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के और जो इस घटना में शामिल हो रहे हैं, इनका सबका नार्को टेस्ट कर लिया जाए। इसलिए कि ये सब के सब राजनीति कर रहे हैं। अयोध्या गैंगरेप केस पर समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने कहा कि अपराधी किसी जाति का नहीं होता, न्याय होना चाहिए। जो भी दोषी हो उस पर जांच कर जितनी कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। न्याय दिखना चाहिए, न्याय जरूर होना चाहिए। और मैं चाहे वो अपराधी किसी पार्टी के जात के मजहब के नहीं होते हैं और इस तरह का अपराधियों के साथ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो देश में कानून बना है वो कानून का पालन तो होना चाहिए ना। आप 5% छोड़ दीजिए इस घटना की, कहीं भी तत्काल घटना होती है और आप बुलडोजर भेज देते हैं। और कई ऐसे मामले आए जहाँ कोर्ट से वो निष्पक्ष छूट जाते हैं। तो फिर जिसका डैमेज हो गया उसका क्या? अगर ये कह रहे हैं कि अगर कोई अपराध पर आरोप है तो आप न्यायालय का भी इंतजार मत करिए कि न्यायालय बरसों तक चलेगा। सबसे शर्त तो यही, आप DNA टेस्ट करा लो, है तो कार्रवाई करो, हम आपके साथ खड़े हैं। कह रहे हैं सांसद जी का बयान सुना, वो पहुंच गए हैं अयोध्या और उन्होंने कहा है कि पीड़िता के साथ हर कीमत पर हम न्याय करवाएंगे, हम उसके साथ हैं। और जब आप बुलडोजर लेकर पहुंचे हुए हो, तनावपूर्ण माहौल पैदा किए हो, हमारे सांसद यहाँ से वहाँ पहुँच गए, तो अब क्या चाहते हैं? हम तोप लेकर पहुंच जाए वहाँ? और मैं ऐसे तत्वों से व्यक्तिगत रूप से भी नफरत करता हूँ जो इस तरह की घटना का अंजाम देते हैं। और जो पार्टी स्तर पर कार्रवाई होनी चाहिए मोइन खान के खिलाफ। जांच दोषी सवाल ही नहीं है कि अगर दोषी अभी नहीं हुई ना कोई कार्रवाई। अभी वो है क्या? वो क्या है? वो क्या नगर अध्यक्ष नहीं है, मदरसा नहीं है, मदरसा से नहीं है। बिहार में लगातार पुल गिरने पर पूर्व IPS किरण बेदी ने सवाल उठाते हुए पुल बनाने वाले इंजीनियर के शिक्षण संस्था की जानकारी लेने की बात कही। ये सवाल उन्होंने IIT BHU के इंडक्शन प्रोग्राम में छात्रों को टिप्स देते समय कही। तो क्या इन्होंने इंजीनियरिंग सीखी नहीं थी कॉलेज में कि जब सड़क बनाते तो कैसे बनाते हैं या पुल बनाते तो कैसे बनाते हैं? कि बिहार में सारी पुल उड़ गए, किस इंजीनियर ने बनाया था? और ये देखना चाहिए कि किस इंजीनियर ने कौन से IIT से पास किया था, ये पता करना चाहिए। और वही बिल्डिंग्स जो 200 साल पहले बनाई वो अभी तक लीक नहीं हुई, और अभी जो बिल्डिंग अभी बना रही है वो लीक हो रही, और अभी जो पुल बनाए वो जा रहे हैं। कहां गलती किसी? फतेहपुर में फर्जी राशन कार्ड का मामला सामने आया। 10,000 से अधिक ऐसे लोग हैं जो अपात्र होने के बावजूद सरकारी राशन दुकान से सस्ता अनाज ले रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विधवा पेंशन लेने के लिए पहले पति को मृत घोषित किया
और फिर राशन का यूनिट बढ़ाने के लिए पति का नाम राशन कार्ड में शामिल किया। इतना ही नहीं, आयकर दाता बड़े किसान होने के बावजूद सरकारी राशन दुकान से सस्ता अनाज 10,000 से अधिक लोग पा रहे हैं। शासन द्वारा किए गए जांच में खुलासा हुआ है कि अब इन सभी राशन कार्ड को निरस्त करने की तैयारी है। आगरा में महिला थाना प्रभारी और उसके प्रेमी को पुलिस क्वार्टर में एक साथ पकड़े जाने के मामले में विभागीय कार्रवाई हुई है। महिला थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। महिला थाना प्रभारी का प्रेमी भी इंस्पेक्टर है और वो मुजफ्फरनगर में तैनात है। एसीपी सदर को पूरे मामले की जांच दी गई है। प्रेमी की पत्नी और उसके घर वालों ने पुलिस क्वार्टर में आकर महिला इंस्पेक्टर के साथ मारपीट की थी। मारपीट करने वाले आरोपियों के खिलाफ भी केस दर्ज होगा। वहीं मारपीट के समय जो अन्य पुलिसकर्मी वहां मौजूद रहकर मुखदर्शक बने थे, उन पर भी कार्रवाई होगी। चित्रकूट में बीच सड़क पर बर्थडे केक काटने से जाम लग गया। मामला हनुमानदार रोड का है। लड़कों ने बीच सड़क पर बर्थडे पार्टी की और केक काटा, जिसकी वजह से सड़क पर जाम लगा रहा और लोग परेशान हुए। लड़कों ने करीब 12 कार बीच सड़क पर लगाई और केक काटा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और इस खास कार्यक्रम में हम मिलवाते हैं आपको आपके सांसद जी से। तो चलिए मिलिए सांसद जी से। हमारे साथ सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद जी। बहुत स्वागत है इमरान जी आपका न्यूज़ 18 पर। शुक्रिया। तो बातचीत आपके साथ बहुत सारी होगी, लेकिन सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट मुद्दे से शुरुआत करने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सावन का महीना चल रहा है और कांवड़ यात्रा चल रही है। और जो नेम प्लेट लगाने का आदेश था वो हालांकि सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद फिलहाल बंद है, लेकिन इस पर खूब डिबेट हुई, खूब बहस हुई और सवाल ये भी आया कि अगर नेम प्लेट लग जाती तो क्या हो जाता। लग जाती अगर नेम प्लेट तो इससे क्या नुकसान हो जाता? देखिए, नुकसान और फायदा तो सबसे पहले समाज के अंदर बांटने की समझ में मुझे नहीं आती कि बांट क्यों रहे हैं आप समाज में। कोई मुसलमान क्या शाकाहारी नहीं हो सकता? मैं शाकाहारी आदमी हूँ और मैं अंडा भी नहीं खाता। हाँ, तो मैं शाकाहारी हूँ। तो क्या कोई व्यक्ति शाकाहारी खाना अच्छा नहीं बना सकता? उसके नाम से ही क्या उसको जोड़ा जाएगा? तो ये सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर संज्ञान लिया। मैं समझता हूँ ये बहुत बेहतर है। जब कांवड़ यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रा का सम्मान हिंदू और मुसलमान सबको करना चाहिए और सब कर रहे हैं। कांवड़ियों के सम्मान में सब जगह आप जगह देखें, कहीं पुष्प वर्षा होगी। जो जिसकी हैसियत होती है वो अपनी हैसियत के हिसाब से कांवड़ियों का मान सम्मान करने की कोशिश। लेकिन ये जो कांवड़ यात्रा ये आस्था का विषय है। अब इसमें दलील ये दी गई कि क्या ये कांवड़ियों को ही फैसला नहीं करना चाहिए कि उन्हें कहाँ से खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, किस तरह का संकल्प उन्होंने लिया हुआ है। तो अगर नाम पहचान रहेगी तो ये फैसला उन पर छोड़ दें? नहीं, तो बिल्कुल एक बात तो सुनिए, आप क्यों लिखवाना चाह रहे हो? आप क्यों समाज बांटना चाहते हो? आप क्या संदेश देना चाहते हो? अब आपके आदेश के बाद भी कांवड़ियों ने तो वहाँ बहुत सारे मुसलमानों की दुकान से सब सामान भी लिया और आपने इंटरव्यू भी देखे कि न्यूज़ चैनल्स के ऊपर इंटरव्यू में भी लोग कह रहे थे कि हम लोग हिंदू और मुसलमान का भेद नहीं करते। ये लोग हमसे जब मोहब्बत से बात कर रहे हैं तो मोहब्बत की बात होनी चाहिए, नफरत की बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो फैसला था इमरान जी, ये यूपीए के समय में ही लिया गया था कि जितने फूड स्टॉल्स या खाने पीने की दुकानें हैं उन पर नाम होना चाहिए और उस कमेटी की अध्यक्ष खुद सोनिया गांधी थी। 2011 में ये नियम भी बनाया गया। तो अब सरकार कह रही है कि अगर आपको लीगल भाषा में ही बात करनी है तो भाई ये तो आप खुद लेकर आए थे, कांग्रेस लेकर आई थी। नहीं, देखिए ये बहुत बड़ी बहस का विषय हो सकता है। हमारा वो जो इनका जो मकसद होगा, इनका जो मकसद होगा, उनके दोनों के मकसदों के अंदर फर्क है। कोई मतलब आप उनको एक साथ नहीं कर सकते। आपका तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप क्यों ये बात मैसेज देना चाहते हो कि ये हिंदू है या मुसलमान है? हम सब लोग हिंदुस्तानी बनकर के काम करेंगे। कुछ और मुद्दों की बात करते हैं। अब उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर जो सजा है वो उम्र कैद की होने जा रही है, इसे लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले तो अनियंत्रित भीड़ जो है, जो देश के अंदर अनियंत्रित हो रही है, उसके ऊपर कानून सख्त होना चाहिए। उसके ऊपर तो आप बात नहीं करते हो कि लोगों को सड़क पर चलते हुए कोई मार देता है और भीड़ तंत्र को आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए था। आप लव जिहाद पे लिया। लव जिहाद दो व्यक्तियों का आपस का मसला है। दो लोगों में, क्या मुस्लिम लड़कियों ने हिंदुओं से शादी नहीं की? क्या हिंदू लड़कियों ने मुस्लिमों से शादी नहीं की? तो ये आपके जो अलग अलग कानून सबके लिए बन रहे हैं, ये मैं समझता हूं। लेकिन कहा जा रहा है कि ये उन लोगों के लिए है जो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराते हैं या फिर
लव जिहाद वाकई में करते हैं कि दूसरे धर्म में शादी की, फिर बाद में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया, लड़कियों के मर्डर हुए, इसको लेकर के कहा जा रहा है। देखिए ये फिर वही बात हो गई ना कि मर्डर, जो इसने भी लड़की के साथ जुल्म किया उसको धर्म देखकर क्यों सजा दी जाए? उसको धर्म देखकर सजा नहीं मिलनी चाहिए, उसके लिए सजा का प्रावधान हमारी कानून के अंदर है, उसको सजा मिलनी चाहिए। और जिहाद कहाँ से आ गया? जिहाद के आप लगा दिया, जिहाद का क्या मतलब है? आप कहाँ से नए नए लफ्ज निकाल कर ले आते हो कि आपने जिहादी बना दिया? ये भी कोई लव जिहाद है? ये क्या जिहाद है? अब ये दो लोगों का मसला है, दो लोगों के मसले में तीसरे लोगों को परेशानी है। अब वो आपस में रहें या खुश रहें या मरें या जाएं, वो काम उनका है। बहरहाल ये इतना बड़ा इशू नहीं है। इस वक्त देश के अंदर सबसे बड़ा इशू है जो देश के नौजवान को आपने छल किया है, अग्निवीर के नाम पर ठग लिया। जो बच्चे हमारे नीट के अंदर बैठे थे, नीट के नाम के ऊपर बच्चों के उन साथ सारे विषयों पे मैं आऊंगी इमरान जी, लेकिन एक और दिलचस्प बात आपसे संबंधित ये है कि आप जय श्री राम भी कहते हैं और आप ये भी कहते हैं कि ये राम का देश है, लेकिन आपकी छवि फिर मैं नहीं कहता हूँ, सिर्फ मैं नहीं कहता हूँ। ये हजरत अल्लामा इकबाल ने कहा कि इमाम हिंद भगवान श्री राम को, उन्होंने कहा इमाम हिंद। अल्लामा इकबाल बहुत बड़े इस्लामिक स्कॉलर हुए, उनके बारे में किसी को कोई डाउट भी नहीं। अल्लामा इकबाल साहब जब ये भगवान राम के लिए इमाम हिंद कह गए, और ये देश जो जिस देश के अंदर करोड़ों लोग राम के मानने वाले हों, उनकी आस्था का सम्मान एक मुसलमान के होते हुए ना करूं, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं। ये बहुत दिलचस्प है आपके बारे में, लेकिन मेरा सवाल ये था कि फिर आपकी छवि कट्टर की कैसे बना दी गई? क्या पीएम पर बयान जो है? नहीं, देखिए वो भी एक वहाँ की हमारी आम बोलचाल भाषा है। वो मैं जो था नहीं, वो मुझे मीडिया ने बनाया। जो मैं हूँ असल उसको दिखाइए ना, असल मैं ये हूँ जो मैं दिखाई दे रहा हूँ। बजट हाल ही में आया, उसे लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कहा कि इस बजट में उत्तर प्रदेश को कुछ नहीं मिला, कुछ राज्यों को विशेष पैकेज दिया गया लेकिन यूपी को कुछ नहीं मिला। देखिए बजट तो दो लोगों से मैंने पहले दिन बयान दिया था, सबसे पहले आकर के मैंने कहा था कि बजट तो दो लोगों से डरा हुआ दिखाई दे रहा है, नीतीश बाबू से और नायडू साहब से। और उत्तर प्रदेश के अंदर तो बहुत ही काम अच्छा हुआ है। उत्तर प्रदेश का पूरे बजट में उत्तर प्रदेश का नाम ही नहीं है। मतलब आप कमाल ये देखिए कि इतनी बड़ी स्टेट जहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन रहती हो, बजट के अंदर उसका नाम ही नहीं, उस स्टेट का एक बार भी नाम नहीं आया है। पूरे बजट के अंदर अगर आप देखेंगे तो बार बार बिहार और आंध्रा और उत्तर प्रदेश तो जीरो, उत्तर प्रदेश का तो आया ही नहीं, नाम ही नहीं लिया। मतलब आप अब भी कह रहे हैं कि ये जो है ये कुर्सी बचाने का बजट है, राहुल गांधी ने इस बात 100%। देखिए 100% हमें उत्तर प्रदेश जैसी स्टेट जहां आपकी सरकार चल रही हो, आपने अपनी सरकार के चलने के बावजूद केवल इसलिए कि उत्तर प्रदेश के लोगों ने आपसे नाराजगी जताई, आपने उत्तर प्रदेश का नाम ही साफ कर दिया। कोई योजना उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, कोई पैसे का एलोकेशन, बजट का एलोकेशन। और ये जो इनको दिए हैं झुंझुने, मैं झुंझुना कहूँगा इनको, नायडू साहब को, और तो बहुत बड़ा पैकेज है, आप उसे झुंझुना मैं कहता हूँ ये जो झुंझुने उनको दिए हैं ना, ये जिस दिन मिल जाएंगे तब हम भी खुश होंगे, क्योंकि देश ही का हिस्सा है वो भी। राहुल गांधी जब संसद में बोलते हैं तो उन पर आरोप लगता है, वो फौरन घेर लिए जाते हैं कि भाई वो भ्रम फैला रहे हैं। और इस बार तो संसद में एक बार फिर से भगवानों की तस्वीर उन्होंने दिखा दी। अच्छा, आप एक बात बताइए, आप हर दूसरे की आस्था के ऊपर क्यों वो कर रहे हैं? उनकी आस्था भगवान की तस्वीर दिखाना, कहते हैं कि नियम कायदे तो ध्यान रखने चाहिए ना, वो फर्स्ट टाइम एमपी थोड़ी बने। नहीं, तो उन्होंने गलत क्या किया था? उन्होंने तो कहा था कि देखिए मैं इस तरह दिखाता हूँ, अभी कैमरा हट जाएगा, और जैसे ही राहुल जी इस तरह करते थे कैमरा साफ कर देता था। तो आपकी मर्जी से चल रहा है ना सब। तो बजट पे बोलते हुए राहुल गांधी ने कई मुद्दे उठाए और उन्होंने कहा कि बजट से पहले जो हलवा सेरेमनी होती है उसकी भी एक तस्वीर दिखाई, और वहां पे बहुत सारे अधिकारी खड़े हैं, वित्त मंत्री खड़ी हैं, और राहुल गांधी वहां पर कह रहे हैं कि मुझे हैरानी है, इसमें ना तो कोई दलित है ना आदिवासी है। मतलब अब जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या जो ऑफिसर्स हैं उनकी भी जाति ढूंढी जाएगी। नहीं तो आप एक बात बताइए, आप देश के अंदर जब जिस तरह से आप चल रहे हो, जहाँ आप लेके जा रहे हो, क्या देश के अंदर आदिवासियों का, क्या देश के अंदर दलितों का, क्या देश के अंदर पिछड़ों का, क्या देश के अंदर अल्पसंख्यक शब्द मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मुसलमान शब्द करता हूँ, क्योंकि क्या इनका अधिकार नहीं है? क्या ये हिंदुस्तानी नहीं है? क्या इन सबको नहीं होना चाहिए? नहीं, क्या इनको सबको नहीं होना चाहिए? आप बताइए, जहाँ जितने जिसको जितना कोटा दिया गया है, देश के अरबपतियों की सूची के अंदर हम इनके नाम क्यों नहीं आते? ना आदिवासी का नाम आता है, ना दलितों का नाम आता है, ना मोस्ट बैकवर्ड का नाम आता है, इनके नाम क्यों नहीं आते? आप इनको केवल वोट की तरह क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आपने इनके अपलिफ्टमेंट के लिए क्या करना है? आप बताओ, क्या आप ये करेंगे? आप जातीय जनगणना से क्यों भागना चाहते हो?
जब तक आप जातीय जनगणना नहीं बताओगे तब तक ये नहीं पता चलेगा किसकी कितनी हिस्सेदारी हो रही है। उसके बाद इसका आर्थिक सर्वे करा करके पता चले कि ये लोग कहाँ खड़े, किस जगह स्टैंड कर रहे हैं, तभी तो आप किसी की मदद कर पाओगे ना। लेकिन क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जानबूझकर आरक्षण से वंचित किया जाता है? जिसको जितनी व्यवस्था मिल रही है उसके तहत लोग आगे बढ़ रहे हैं। आरक्षण को लेकिन हलवा सेरेमनी की तस्वीर दिखाकर वो कह रहे हैं कि इसमें मैं 73% ढूंढ रहा हूँ। हाँ तो है नहीं तो ना, ये प्योर पॉलिटिक्स नहीं है। नहीं, पॉलिटिक्स की क्या बात होगी? क्या इन लोगों को नहीं चाहिए? क्या इनकी आवाज नहीं उठनी चाहिए? अगर इनके लोग नहीं है, इनके रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती कि हम लोग मजबूती के साथ आवाज को उठाने का काम करें? आपने बसपा छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा और हमने देखा कि बसपा का क्या रिजल्ट जो है वो 2024 में रहा, क्या नतीजा आया, और दलित और जाटों को एक साथ लाने के लिए कांग्रेस और सपा ने जोर लगा दिया और उसका रिजल्ट भी आपको मिला। क्या कारण रहे दलित और ये? देखिए, दलित के अंदर बेचैनी है, क्योंकि दलित के दिखाई दे रहा है कि संविधान के साथ लगातार छेड़छाड़ हो रही है। दलित के आरक्षण को लगातार खत्म किया जा रहा है और खत्म करने के नए नए तरीके ईजाद किए जा रहे हैं। संविधाओं के ऊपर लोगों को रखा जाता है, ठेकेदारी के ऊपर रखा जाता है। तो दलित की आरक्षण आप खत्म भी नहीं कर रहे और खत्म हो रहा है। आप सारी व्यवस्था ऐसे करते जा रहे हो कि आरक्षण उसके अंदर मिल ही नहीं पा रहा है। आपने क्यों प्राइवेट सेक्टर के अंदर दलितों का आरक्षण व्यवस्था को लागू नहीं करा सकते? आप प्राइवेट सेक्टर में भी इसको लागू कराइए। कुछ और सवालों की तरफ बढ़ते हैं। ऑपोजिशन लीडर विधानसभा के अंदर माता प्रसाद पांडे को बनाया गया समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब केशव प्रसाद मौर्य ने इसको टारगेट किया है और कहा है कि जो पीडीए है सपा का या विपक्ष का वो झूठा है और ये फैसला उसकी बानगी है। ये तो केशव मौर्य जी जवाब देंगे, इसका मैं जवाब नहीं दूंगा। इसका जवाब केशव मौर्य जी देंगे या अखिलेश जी देंगे। सीएम योगी ने कहा है कि इसी चीज को लेकर कि भतीजे ने चाचा को एक बार फिर से गच्चा दे दिया। ये चाचा भतीजे का मामला है, चाचा भतीजे जाने, इसमें मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? क्योंकि आप सहयोगी दल हैं उनके और अक्सर दोनों को लेकर हमेशा चर्चाएं रहती हैं। अखिलेश जी बड़े नेता हैं, उन्होंने क्या सोचकर फैसला किया ये अपनी पार्टी के लिए उनका मामला है, उसके अंदर हमारी दखलंदाजी का कोई मतलब नहीं है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा जाटों और मुस्लिमों को एक साथ लाने में कामयाब रही। इसकी वजह जो रही, क्या 2027 में भी आप उसको लेकर साथ चल पाएंगे? देखिए, जाट, मुसलमान, हिंदू, ये सब चीज़ें जो है ना नाम के साथ कर करके, मैं समझता हूँ कि हम सब लोग हिंदुस्तानी हैं और हमारा गिनती हिंदुस्तानी की तरह होनी चाहिए। और जहाँ तक समीकरणों की बात है, मुसलमान की ख़ास तौर से मैं कहना चाहता हूँ, देखिए मुसलमान की रिप्रेजेंटेशन लगातार घट रहा है। लगातार मुसलमान जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति सदनों के अंदर कम हो रही है और हम लोग एक तरफा वोट भी डाल करके देख रहे हैं। तो कम से कम उन लोगों को, जो लोग हमारे वोट से बनने का काम कर रहे हैं, पार्टियां खड़ी हो रही हैं, उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। हमारे सिर्फ 5 सांसद उत्तर प्रदेश के अंदर आए, हमारी स्थिति की तरफ भी ध्यान होना चाहिए। आप सहारनपुर से आते हैं और 40 साल बाद ये सीट आपको मिली है, इसकी क्या वजह आप देखते हैं? जनता ने भरोसा आप पर जताया। नहीं, 40 साल बाद कांग्रेस 40 साल बाद आई है। उस 40 साल के बीच में पूरा मेरा परिवार ही रहा है, चाचा रहे, तो उसमें नहीं है। हम लोग जीत कर आए हैं, कोशिश करेंगे कि अपने क्षेत्र के लिए कुछ ऐसा करके जाएं कि लोग याद रखें। आज आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़े हुए लोग भी आपको सुन रहे हैं, तो इमरान मसूद का अब आगे क्या प्लान है अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर? आप क्या करना चाहते हैं वहां पर? विजन क्या है आप? देखिए, मेरा सबसे पहला सहारनपुर के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करना है। मैंने मेडिकल कॉलेज का, जब एमपी बना, मैं मेडिकल कॉलेज में गया। मेडिकल कॉलेज के अंदर हाल देख करके लगा के ये इसका हाल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी बदतर है। मेडिकल कॉलेज में कोई सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट ही नहीं है। मेडिकल कॉलेज किस बात का है जब आपके पास सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट ही नहीं है? मेडिकल कॉलेज के अंदर क्या सिर्फ पट्टी बांधने का काम होगा? ट्रॉमा सेंटर प्रॉपर नहीं है। तो मैंने वहाँ के प्रिंसिपल साहब से कहा कि हम लोग इसको अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, उसमें करें। तो मैं अभी स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलाऊंगा, मैंने मुख्यमंत्री जी से भी टाइम मांगा है मिलने का। क्यों, मैं दोनों मिल करके उनसे गुजारिश करूँगा कि सहारनपुर के अंदर, चूँकि सहारनपुर 3 प्रदेशों से घिरा हुआ, तो हमें ज़रा सी बीमारी हो जाए, कभी चंडीगढ़ भागना पड़ता है, कभी देहरादून भागना पड़ता है। तो अब हमारे यहाँ कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं, पर अगर कैंसर के पेशेंट को हमें कीमोथेरेपी करानी हो या रेडिएशन कराना हो, तो रेडिएशन के लिए या तो अलीगढ़ जाएँ या आगरा जाएँ अगर अपनी स्टेट में जाना है, या फिर देहरादून जाएँ, चंडीगढ़ जाएँ, या फिर दिल्ली आएँ। तो दूसरी स्टेट के अंदर जब हम लोग जाते हैं तो हमारे साथ वो व्यवहार नहीं होता जो व्यवहार होना चाहिए।
और नेचुरल है, वो अपनी स्टेट के लोगों को पहले करेंगे, बाद में दूसरे की स्टेट को देखेंगे। तो इसलिए मैंने कहा था कि सहारनपुर में मेडिकल कॉलेज को अपग्रेड कराना चाहिए और मैं उसके लिए लगा हूँ लगातार। अक्सर नेताओं से पूछा जाता है कि आप अपने क्षेत्र के लिए क्या करेंगे, मैंने भी अभी आपसे पूछा, लेकिन उसके साथ एक सवाल ये है कि सहारनपुर की सबसे बड़ी जरूरत क्या है आपके हिसाब से? देखिए, सहारनपुर की सबसे बड़ी ज़रूरत इस वक्त हेल्थ सेक्टर में ही है। मैंने सबसे बड़ी समस्या उठाई, छोटी सी बीमारी के लिए बाहर भागना पड़ता है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, ये बुनियादी चीज़ें होती है। सड़कों में मैं ये कहूँ कि हमारे यहाँ सड़क नहीं है तो मैं समझता हूँ ये बेईमानी होगी। सड़क है, अच्छी सड़क है, कनेक्टिविटी है और बन रही है। अभी देहरादून दिल्ली एक्सप्रेस वे तैयार हो जाएगा और अच्छी हो जाएगी। शिक्षा के अंदर हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी भी है, हालांकि वो अभी पूरी तरह से नहीं कर पा रही। माँ शाकुंभरी यूनिवर्सिटी है, मैंने पार्लियामेंट में भी उठाया था और मैं लगातार कर रहा हूँ कि इसको हमें जल्दी से फुल फ्लैश यूनिवर्सिटी के रूप में कार्य कर देना चाहिए। 4 साल हो गए, तो मैं मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह करूँगा। लेकिन जो सबसे बुनियादी समस्या, जो सबसे बड़ी मुँह बाए खड़ी है, वो है स्वास्थ्य। उसी के ऊपर मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान है। अब बहुत जल्दी उपचुनाव का मंच सजने जा रहा है, 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, तो उस उपचुनाव को लेकर खबर है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में रस्साकशी है। हंसी मजाक में अखिलेश यादव ने भी कहा था कि आप कहें तो सारी सीट दे दें कांग्रेस को। नहीं, हम सारी सीट ना मांग रहे हैं, ना हम सारी सीट लड़ना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि हमारी हिस्सेदारी दे दें, ऐसा ही इतना ही तो चाहिए, इससे ज़्यादा कहाँ चाहते हैं। परिस्थिति बदली है इमरान जी, जब आप देखिए लोकसभा चुनाव होने जा रहे थे तब आप इस तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं कर रहे थे। अब अपने ही गठबंधन को आप कह रहे हैं कि हमें हिस्सेदारी चाहिए। नहीं तो क्या हम क्यों नहीं कर रहे थे? तब भी नहीं हमको सीटें मिली क्या? हमने तब भी लड़ी, हालांकि हमने, लेकिन तब सपा पे निर्भर था। हमने बहुत सपा पे निर्भर था। नहीं, देखिए सपा उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ा एलआई पार्टनर है, इसमें कोई दो राय नहीं। कहा जाता है कि कांग्रेस अगर रिवाइव हुई है तो उसके लिए अखिलेश का धन्यवाद कहना चाहिए। नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर अगर ये स्थिति पैदा हुई है तो राहुल गांधी को धन्यवाद दें कि राहुल गांधी ने पूरे देश के अंदर ये स्थिति पैदा की है। कितनी सीटें मांगेंगे उपचुनाव में? नहीं, हम देखिए, हमारा कोई ऐसा सच फॉर्मूला मैं कुछ कह दूं ना, मैं इसके लिए अधिकृत हूं, लेकिन जो सीटें समाजवादी पार्टी की खाली हुई, समाजवादी उन पर लड़े, जो बीजेपी की खाली हुई है वो हमें दे दें, हम उनसे लड़ लेंगे। ठीक है। एक और मुद्दा जिसकी देश में चर्चा है वो है अग्निवीर का मुद्दा। उसको बहुत ही मुखर तरीके से पार्लियामेंट के अंदर राहुल गांधी भी उठा रहे हैं, तमाम विपक्षी दल इस पर बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इस अग्निवीर को लेकर कहा जा रहा है कि राजनीति खूब हो रही है। आप लोग कह रहे हैं कि पेंशन की व्यवस्था नहीं है, सेना में फूट डालने के लिए है, राजनीति की जा रही है, तो वहीं बीजेपी आपको घेर रही है। वो कह रही है अग्निवीर को लेकर मतलब सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए भ्रम फैला रही है कांग्रेस और राहुल गांधी। अच्छा, आप एक बात बताइए, क्या भ्रम फैलाया? देश में रक्षा मंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा कि हमने अग्निवीर को 1 करोड़ रुपया सहायता दी, जबकि वो सहायता नहीं थी, वो इंश्योरेंस था। वो इंश्योरेंस था और वो भी तब मिला जब राहुल जी पार्लियामेंट में बोल गए। आपने अग्निवीर को 4 साल का दिहाड़ी का मजदूर बना दिया कि 4 साल तक वो दिहाड़ी करेगा, उसके बाद फिर वो डंडा लेकर के किसी के यहाँ चौकीदारी करने के लिए रास्ता ढूंढेगा। उसमें आरक्षण दिया जा रहा है, 8 राज्यों ने आरक्षण का ऐलान किया है, स्टेट पुलिसिंग ने या फोर्सेज में। यूपी ने भी किया है, एमपी ने भी किया है। मैं कह रहा हूँ कि 100 में से आपने कितना आरक्षण दे रहे हैं? 20%, 25%, 75 का क्या करेंगे? 75 कहाँ जाएंगे? दौड़ तो उन्होंने भी लगाई है। आपकी लड़ाई अग्निवीर को लेकर क्या पेंशन के लिए है या आप चाहते हैं, आपने ऐलान किया है कि इसको हम खत्म ही कर देंगे? नहीं, देखिए, अग्निवीर तो खत्म करेंगे, अग्निवीर चल ही नहीं सकता है। सेना के अंदर प्रॉब्लम हो रही है, आपने सेना के एक्सपर्ट से नहीं बात की, सेना में प्रॉब्लम हो रही है। जो अग्निवीर जाता है 4 साल के लिए अपने आपको कहता है मैं तो 4 साल के लिए आया हूँ, इसलिए उसे कुछ करना नहीं, जिम्मेदारी वो उठाना नहीं चाहता। ठीक है इमरान जी, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल ये कि सहारनपुर के लिए या पश्चिमी यूपी के लिए, क्योंकि 40 साल बाद ये सीट कांग्रेस के पास आई है और चेहरा उसका आप बने हैं, तो आप ऐसा क्या करके जाना चाहेंगे जो हर राजनीतिक सोचता है कि ये फला प्रोजेक्ट मेरे नाम से जाना जाए? देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि मैं सहारनपुर के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सबसे पहले काम करना चाहता हूँ और सहारनपुर को स्वास्थ्य के लिए कम से कम आत्मनिर्भर करना चाहता हूँ कि किसी आदमी को बाहर ना जाना पड़े। मेरी ख्वाहिश है, मेरा ख्वाब है। इसमें कितना कामयाब होता हूँ